और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी वो शो जिसमें हम दिखाते हैं आपको वो खबरें जिन पर पूरे दिन नजर होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसस में खबर की पूरी ABCD आपको दिखाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ में कुछ हमारे रिपोर्टर्स भी यहाँ पर जुड़ेंगे जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुंदन, आपके पास क्या खबर है जो आपको लगता है कि खबरों के सेंसेक्स में ऊपर रहेगी? देखिए, बिल्कुल 13 तारीख तक प्रस्तावित मानसून सत्र तो कल खत्म कर दिया गया, लेकिन जो हंगामा है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से कल राज्यसभा के अंदर आपने हंगामा देखा और हंगामे के बाद अपोजिशंस के नेताओं का लगातार आरोप था कि शायद संसद के इतिहास में पहली बार हुआ कि 100 से ज्यादा मार्शल आके उनको निकाले। लेकिन इसमें सरकार के तरफ से जो कार्रवाई की गई, जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने बहुत साफ कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। और वो कमेटी न केवल कल की घटना बल्कि बीते पूरे मानसून सत्र के घटना के दौरान जो लोग टेबल पे चढ़े थे, वेल में आए थे, फाइलें फेंकी थी और एक तरह से बदतमीजी किया था और दूसरे सांसदों को रोका था, उन पे एक तरह से कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई का जो भी नतीजा हो, एक रूल सेट कर दिया जाए कि आने वाले प्रेसिडेंट बन जाए कि अगर सदन में इस तरह की कोई कार्रवाई होती है या इस लिमिट के बाद अगर कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, कोई व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार के आधार पर उस पर कार्रवाई की जा सकी। और वो पक्ष विपक्ष, ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच सभी पे लागू होगा। सो कुल मिला के मुझे लगता है कि अमूमन ऐसे मामले को जो पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी है उसके पास भेजा जाता था, लेकिन कल के घटना के बाद जिस तरीके से सरकार ने कहा कि एथिक्स कमेटी नहीं बल्कि एक विशेष कमेटी बनना चाहिए, चेयरमैन यानी जो हेड होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके अंदर में, और वो कमेटी से पक्ष विपक्ष के सभी के नॉमिनेटेड सांसद हो, कुछ अधिकारी हो, उसके पार्लियामेंट के फुटेज निकाले जाए और एक एक चीजों पे मांग करके सबकी गवाही लेके एक जांच समिति बैठाई जाए। तो मुझे लगता है कि आज या कल में उस समिति के गठन की भी घोषणा कर दी जाएगी, उसके मेंबर तय हो जाएंगे, उसका रूल एंड रेगुलेशंस तय हो जाएगा, निटिग्रिटीज क्या होगी। तो ये पहली बार शायद होगा कि जो कार्रवाई की जाती है अमूमन एक दिन का सस्पेंड किया जाता, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता, लेकिन हमेशा के लिए एक प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसके लिए इस कमेटी का गठन होगा कल की घटना के बाद। ये खबर आज के राजनीतिक गलियारे में सबसे ऊपर रहने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार जो विपक्ष की तरफ से इस मॉनसून सत्र में हंगामा हुआ है उसको लेकर पीयूष गोयल ने कई सारे अहम सवाल भी किए हैं। रंजीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, खबरों के सेंसेक्स में आपके लिहाज से सबसे अहम खबर कौन सी है? देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने सरकार की तरफ से जो आने वाली नीति है या सरकार जो फैसला लेगी उसको लेकर खबर बताई है। मेरे पास विपक्ष से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर अगर राहुल गांधी ने जिस तरह से इस पूरे मॉनसून सत्र को लीड किया है, विपक्ष का ये आरोप है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो चीजें हुई, खासकर राज्यसभा में, उनका कहना है कि सरकार ने ये करने पर मजबूर किया क्योंकि सरकार से लगातार विपक्षी पार्टियां पेगासस के मुद्दे पर चर्चा चाहती थी, जिस पर सरकार तैयार नहीं हुई और आनन फानन में तारीख से पहले ही जो सदन का सत्र है उसको स्थगित कर दिया गया। इससे भी बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियों का ये है कि ये जो फैसला लिया सरकार ने, ये एक तरफा लिया है, विपक्षी पार्टियों से किसी तरह की बात नहीं की। इस बाबत आज विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई गई है। 10 बजे संसद के अंदर ये बैठक होगी और ये बताया जा रहा है कि बैठक के बाद जो गांधी प्रतिमा है संसद के अंदर, वहां सिंबॉलिक तौर पर विपक्षी पार्टियां जुटेंगे, वहां वो प्रदर्शन करेंगे और विजय चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। आरोप ये लगाया जाएगा कि सरकार ने सदन के अंदर भी यही अपने हिसाब से फैसला लिया और विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। ये आज की बड़ी खबर विपक्षी पार्टियों की तरफ से है मेरे पास। रंजिता, बड़ी विडंबना देखिए कि पहले तो आप संसद को चलने नहीं देते हैं, फिर आप कहते हैं सरकार हमारी बात नहीं सुनती, जवाब लेना नहीं चाहते, और जब संसद सत्र 2 दिन पहले, मानसून का सत्र जब 2 दिन पहले खत्म होता है तो आप विरोध करते हैं, मार्च निकालते हैं, हंगामा करते हैं। कुंदन का रुख करते हैं। कुंदन, आज की दूसरी बड़ी खबर कौन सी है जो खबरों के सेंसेक्स में आज पूरे दिन ट्रेंड कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि कल जब राज्यसभा में ओबीसी बिल के बाद IRDA जो अंतिम सरकार के तरफ से बिल था वो पेश किया गया और अपोजिशन लगातार ऑब्जेक्ट कर रहा था।
इसके बाद जिस तरीके से पूरा सदन के अंदर हुआ, जब जो अपोजिशन के लोग लगातार वॉकआउट करके आ गए और उस वॉकआउट में शरद पवार ऐसे वरिष्ठ नेता से लेकर आप मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेता आए और मीडिया से बातचीत की। और मीडिया से बातचीत करके शरद पवार ने जो सीधा सरकार पे आरोप लगा कि उनका 5 दशक का राजनीतिक कैरियर है, संसदीय कैरियर है, उसमें शायद उन्होंने पहली बार देखा होगा कि बाहरी लोग बुलाए गए। हालांकि बाहरी लोग बुलाए का उनका आशय ये था कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जो पार्लियामेंट के स्टाफ होते हैं उनके अलावे विशेष परिस्थिति में जो मार्शल कहा जाता है संसदों को रोकने के लिए, अमर्यादित व्यवहार करने के लिए, टेबल पे चढ़ने के लिए, वो बुलाएगा और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और यहां तक आरोप लगाए कि महिला सांसदों के साथ पुरुष मार्शल लगाए गए, पुरुष सांसदों के साथ महिलाएं लगाई गई। सो ये तरह से व्यवहार किया गया, गला दबाने की कोशिश की गई। वहीं सरकार के तरफ से भी एलिगेशन लगाया गया कि कई पुरुष सांसद ने महिला मार्शलों को धक्का दिया और धक्का मुक्की में आपने देखा कि एक टेबल का शीशा तक टूट गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था और खासकर वरिष्ठ नेताओं के तरफ से, क्योंकि आप शरद पवार अगर कोई शरद पवार ने कहा कि मैंने अपने 55 साल के संसदीय करियर में कभी ऐसा नहीं देखा, मॉनसून सेशन पूरा पानी हो गया। इस पर शरद पवार कुछ बोलते और कांग्रेस सांसद जो टेबल पे चढ़ के पर्चे घुमा रहे थे उस पर कुछ बोलते तो समझ आता, उसकी निंदा करनी चाहिए थी। गौरव हमारे साथ बने हुए। गौरव, आज क्या खबर है दिल्ली से बड़ी? देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि विपक्ष जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक पर हमलावर है, उसके बाद जो है आज कांग्रेस जो है वो देश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज एक हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहा है। और ये कार्यक्रम जनता मंतर पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, उसके बाद कल फिर दिल्ली में एक और घटना सामने आई है 6 साल की बच्ची के साथ। इसके अलावा देश भर में तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर दलितों के साथ अत्याचार की घटना को सिर्फ ना कांग्रेस बल्कि विपक्ष और तमाम पार्टियां लगातार उठा रही हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा जंतर मंतर पर एक बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। चूंकि संसद का सत्र खत्म हो चुका है और इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सड़क पर आकर अपनी बात को कहना चाहता है कि चाहे जहां भी हो देश में, हर जगह पर कानून व्यवस्था को इतना पुख्ता किया जाए कि इस तरह के मामले दोबारा ना हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो हैं वो भी तकरीबन 12:30 बजे के आसपास इस हल्ला बोल प्रदर्शन में जंतर मंतर में पहुंच सकते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर अगर आप जो नागल में घटना हुई थी दिल्ली में कैंट इलाके में, उस घटना से राहुल गांधी की सक्रियता को लेकर देखें और इस जंतर मंतर के प्रदर्शन तो लेकर, तो लगातार राहुल गांधी संसद के बाद जो है सड़कों पर किसी न किसी दिन, हर एक दिन 2 दिन छोड़कर लगातार राहुल गांधी सड़कों पर दिख रहे हैं और किसी न किसी प्रदर्शन में सरकार को लगातार घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की पूरी तरह से कोशिश है कि तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर इस तरह की कहीं भी जघन्य अपराध हो रहे हैं तो उन पर रोक लगनी चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर विपक्ष जो है आज अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहा है। गौरव, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, खबरों के सेंसेक्स में आपके लिहाज से कौन सी खबर है जो कि ट्रेंड करेगी? देखिए अनंत, हंगामे और शोर शराबे के बीच में कुछ कंस्ट्रक्टिव खबरें भी हमारे पास हैं और बात नारी शक्ति की हो रही है। आज प्रधानमंत्री सुबह 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद करने जा रहे हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और इसके साथ ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बात करने जा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री का जो सीधा फोकस है वो किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट पर बल दिया जाए, उनके सरकार की पॉलिसी क्या है, जो गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं उनको किस तरीके से सरकार मदद पहुंचाती है, उनके रोजगार में, उनकी आजीविका में, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में गिरिराज सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 1625 करोड़ रुपए के आसपास की जो राशि है वो सरकार की तरफ से रिलीज की जा सकती है। और जितने भी हेल्प ग्रुप हैं वो किस तरीके से गांव के लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं, महिलाओं की जिंदगी में किस तरीके से इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बदलाव ला रही है, इन योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री आज संवाद करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था
कि नारी शक्ति को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर उनकी सरकार क्या कुछ कर रही है, इसी बात को लेकर आज वो 12:30 बजे मुखातिब हो गए। और जानकारी ये मिल रही कि सरकार का ये जो कार्यक्रम है वो ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर है कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण में सरकार मदद करे, उनकी हेल्प करे, और जो इस सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका किस तरीके से योगदान है विमेन एम्पावरमेंट में, इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी जनता से जुड़ाव की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री रविकांत यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत वहाँ पर करते हैं, हितग्राहियों से बात करते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं से वो संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो पूरा जुड़ाव यहाँ पर दिख रहा है पीएम मोदी का। देखिए, पार्लियामेंट के सत्र के दौरान सरकार की ये कोशिश थी कि वो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के काम करे, लोगों के हितों के लिए काम करे, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर अब सरकार की रणनीति बिल्कुल अलग है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो जनता के हितों के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी काम करना चाहती है और पार्लियामेंट के बाहर भी, लेकिन विपक्ष ने उनको काम नहीं करने दिया, इसलिए वो जनता के बीच में है और वो जनता को बताना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा या बीजेपी रूल्ड स्टेट के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किस तरीके से आम लोगों के जीवन में बदलाव लाती हैं, क्या उनका काम है, इसी बात को लेकर एक एक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। और खासतौर पर उन राज्यों का ध्यान दिया जा रहा है जहां पर इस बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों से संवाद करेंगे। देश भर में अलग अलग राज्य की अगर बात की जाए तो हर राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक धनराशि जो है हर राज्य को दी जाती है, और आज इसी क्रम में नारी शक्ति का सम्मान भी कहीं ना कहीं जरूर होता नजर आ रहा है। आदर्श लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, खबरों के सेंसेक्स में लखनऊ से सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है? देखिए, यूपी चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने जो 2007 में विधानसभा चुनाव प्रयागराज के आसपास से लड़े थे उसमें उन्होंने फर्जी डिग्री दी थी। कहा जा रहा है कि उनको जो डिग्री दी गई थी वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी और तथाकथित बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कोर्ट से बाकायदा अपील की है कि वो इस डिग्री की जांच करवाएं, और इसको लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की जो कोर्ट है उन्होंने बाकायदा जो इलाहाबाद का प्रयागराज का कैंट थाना है उसको ये आदेश दिया है कि वो जांच करें और पता करें कि आखिर पूरा मामला क्या है, और उसके बाद 25 तारीख के पहले वो पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपें। 25 अगस्त को दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी। कहा यह भी जा रहा है, उस आरोप ये लगाया जा रहा है कि ना सिर्फ चुनाव इस डिग्री के जरिए लड़ा है बल्कि इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है वो भी इसी डिग्री के जरिए लिया गया है। जो दिवाकर नाथ त्रिपाठी हैं उन्होंने कहा कि हमने जिला स्तर पर साथ ही साथ राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर तमाम जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उन्हें इसको लेकर शिकायती पत्र दिया था कि उनकी डिग्री फर्जी है, उसकी जांच की जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो कोर्ट में पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही होगा, देखने वाली बात ये होगी कि क्या उस जांच में निकल कर आता है, और चूंकि अगर ये मामला सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और चलिए बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि जांच के बाद ही सामने आएगा कि डिग्री फर्जी है या उसमें और कोई तथ्य है। चलिए रुक करते हैं पटना का, साकेत के पास चलते हैं। साकेत, खबरों के सेंसेक्स से लिहाज से पटना से बड़ी खबर क्या है? देखिए, पटना से आज की सबसे बड़ी खबर बाढ़ से जुड़ी हुई है। हम अभी गंगा के किनारे खड़े हैं और यहाँ से सीधी तस्वीर पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, मतलब खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर जो है वो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि जो गंगा का निचला इलाका है वो पूरी तरह से डूब चुका है और पानी अब शहर के अंदर जाने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकता है सरकार और प्रशासन के लिए। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी पूरे इलाके का दौरा किया, उन्होंने एक एक जो गंगा का घाट है पटना में, वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने जलस्तर का निरीक्षण किया था कि किस तरह से पटना का जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। और यही नहीं, सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि 12 ऐसे जिले हैं बिहार के जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं। इन तमाम जिलों में खतरा है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर जो जल
स्तर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार इस बात को चुनौती के तौर पर ले रही है। और कल मुख्यमंत्री जब दौरा करके गए थे उसके बाद उन्होंने सभी 12 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें दिशा निर्देश दिया था कि किस तरह से वो इस जो गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है और जो निचले इलाके हैं वहाँ बाढ़ की स्थिति है। कई ऐसे दियारा का इलाका है या जो निचले इलाके में बसे लोग हैं उन्हें रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है प्रशासन के तरफ से। तो ये एक बड़ी मुश्किल पटना में दिख रही है और पटना के साथ साथ जो 12 जिले गंगा से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर इस तरह की मुश्किल है। और ये जो जलस्तर है ये कोई बारिश से नहीं हुआ है बल्कि जो नेपाल के इलाके में जिस तरह से बारिश हो रही है और साथ ही साथ जो सहायक नदियां हैं गंगा की उसके जलस्तर में जो वृद्धि हुई है उसका सीधा असर गंगा के जलस्तर पर दिख रहा है। और तस्वीर इस बात को बयां कर रहा है कि देखिए आप किस तरह से पानी का जो बहाव है वो गंगा में तेज है और कहीं ना कहीं ये बहाव आने वाले समय में और बढ़ेगा क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत हुई है मानसून की। तो ऐसे में मुश्किल सरकार और प्रशासन के स्तर पर आगे और भी बढ़ने वाली है। जी साकेत, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ अमित राजपूत अहमदाबाद से मौजूद है। अमित राजपूत, खबरों के सेंसेक्स में खबर आपके पास क्या है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले ही टाइम्स नाउ नव भारत ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन टेलीविजन इतिहास के अंदर गुजरात कांग्रेस का स्टिंग ऑपरेशन जो किया था, आज वो खबर जो है वो गुजरात के अंदर सबसे बड़ी खबर है। और वो स्टिंग था कांग्रेस में जिस तरह की बगावत चल रही है, कांग्रेस में हार्दिक बगावत। इस बगावत को लेके जिस तरह से कांग्रेस में अलग अलग धड़े पड़े हुए हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं, उसको लेके कल की मैं बात करूं तो कल देर रात नेता प्रतिपक्ष जो हैं परेश धानाणी गुजरात विधानसभा के, उनके घर पर कांग्रेस के 40 विधायक जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। जी उन 40 विधायकों ने इस बैठक के अंदर चर्चा करी। जो नवभारत टाइम्स नवभारत की तरफ से जो स्टिंग किया गया था, टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से उस स्टिंग पे चर्चा की गई और विशेष तौर से हार्दिक पटेल के जो बिगड़े बोल हैं उस बिगड़े बोल को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ राजकुमार गुप्ता, विजय दवे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छा अमित ये बताइए कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जो धाकड़ एक्सक्लूसिव में चला था और उसके बाद बहुत से खुलासे वहां पर बड़े नेता करते हुए नजर आए थे, आला कमान तक वो बात नाराजगी की पहुंची भी जरूर होगी, तो क्या कुछ सर्जरी यहां पर की जा सकती है? क्योंकि हार्दिक से नाराजगी थी तो कुछ बदलाव के मतलब अंदेशा है? बिल्कुल बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि हार्दिक पटेल ने इस स्टिंग ऑपरेशन में जिस तरह से बातचीत की और जिस तरह से उनके बिगड़े बोल सामने आए, वो जो शब्द हैं वो सारे शब्दों को कांग्रेस का जो गुजरात प्रदेश का जो संगठन है उसने देखा है। और साथ ही साथ इस मामले में 40 विधायक जो हैं वो दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में आला कमान से मिलने की भी बात इस बैठक में की गई है। और साथ ही साथ इस स्टिंग ऑपरेशन की ये असर हुई है कि गुजरात कांग्रेस के इन 40 विधायकों ने एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस प्रशांत किशोर को रणनीतिकार के तौर पे अपॉइंट करे। इस तरह की बात भी वो आला कमान के पास रखने वाले हैं। एक बार फिर संकट मोचक के तौर पर प्रशांत किशोर की तरफ रुख है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ चुके हैं जम्मू से। प्रदीप, जम्मू से क्या अपडेट इस वक्त की खबरों के सेंसेक्स में सबसे अहम खबर आपकी तरफ से? देखिए, जब भी 15 अगस्त होता है तो सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबरें रहती हैं और पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की। आज देर रात भी 2 संदिग्ध सिलेंडर मिले हैं नौशहरा के इलाके में, ये झाड़ियों में छुपाए हुए थे। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को पता चला तो उन्होंने इस एरिया का कॉर्डन कर दिया। ये सिलेंडर बिल्कुल टीवी स्टेशन के पास थे और टीवी स्टेशन एक सिक्योरिटी जोन माना जाता है और इसके करीब पड़े हुए थे, तो इसीलिए कोई एकदम उस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया, लोगों को वहां आने से रोक दिया गया और वहां पे ट्रैफिक की मूवमेंट भी दोनों तरफ से रोक दी गई थी। और उसके बाद से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और इस सिलेंडर को उन्होंने डिफ्यूज किया। लगातार कोशिश हो रही है किसी ना किसी तरीके से गड़बड़ी फैलाने की, या तो वो ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहे हैं, या तो इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश हो रही है, या तो आईईडी लगाने की कोशिश होती है, क्योंकि आईईडी से ऐसा रहता है कि उन्हें कोई भी एनकाउंटर का नहीं करना पड़ता, उसमें आईईडी लगा देंगे, दूर बैठे आतंकवादी किसी भी तरीके से कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी
भारी मात्रा में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से असला भी बरामद हुआ है। अब देखिए सामान्य से लगने वाली चीजें, अमृतसर में भी पिछले दिनों एक टिफिन आईडी पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए फेंका था। उसके बाद से हमने देखा कि दूध का करमंडल में एक आईडी बरामद हुआ था जम्मू कश्मीर में, और अब देखिए सिलेंडर आईडी। तो ये सामान्य लगने वाली चीजें पड़ी होंगी, लेकिन हमारे जो सुरक्षा कर्मी है काफी सतर्क है, किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान को अपनी नाकाम कोशिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी सतर्कता की वजह है कि अभी तक उनके जितने भी सारे मंसूबे और सारे विफल हुए हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जब जब कभी उन्होंने कोशिश की हमारी तरफ से बहुत ही कड़ा जवाब पाकिस्तान को मिला है। अच्छा, ये बताइए और क्या विशेष सावधानियां बरती जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी कई तरह से सीमा पार से हथियार यहां पर लाने की कोशिश की गई ड्रोन के जरिए भी, तो विशेष एहतियात, क्योंकि आपने कहा 15 अगस्त नजदीक है, तो और क्या अलर्टनेस बरती जा रही है, ये बताइए। देखिए इस समय सुरक्षा कर्मी बिल्कुल अलर्ट हैं। 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पे अलर्टनेस बरती जाती है। एक तो होता है कि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होता है कि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए, क्योंकि अभी जो सुरक्षा कर्मियों के पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 300 के करीब आतंकवादी डिफरेंट लॉन्च पैड पे बैठे हैं। कुछ साउथ ऑफ पीर पंचाल है, कुछ नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल है। नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल बात करें तो कश्मीर के इलाके की तरफ है, कुपवारा उड़ी की तरफ, और साउथ ऑफ पीर पंचाल की बात करें पुंछ और रजौरी साइड में। उनकी पूरी कोशिश है कि ये अंदर ना घुस पाए। और दूसरी ये है कि ड्रोन को भी मद्देनजर रखते हुए ड्रोन से भी हथियार ना आए, इसलिए हिंटरलैंड में भी सर्च ऑपरेशन अभियान काफी चल रहा है। और हमारी जो बॉर्डर पुलिस है काफी सतर्क है, क्योंकि एक तरफ हमारी जो सुरक्षा कर्मी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे नजर बनाए हुए, दूसरी तरफ पुलिस हिंटरलैंड में पूरी नजर बनाए हुए कि किसी तरीके से कामयाब ना हो। और तीसरा होता है कि काउंटर टेरर ऑपरेशन। काउंटर टेरर ऑपरेशन जारी है ताकि ये जो आतंकवादी अपना सर ना उठा सके, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि अगर कुछ ना तो कुछ तो ग्रेनेड मारे, शूट एंड स्कूट अटैक करें, आईडी लगाएं। अभी तक वो किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाए। अगर आप देखेंगे इस पूरे साल में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लश्कर तोयबा के कमांडर है। और पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा भारत के सिविलियंस का या उनके सुरक्षा कर्मियों का नुकसान हो, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए हैं। कोशिशें लगातार उनकी तरफ से जारी है, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से सतर्क है। चाहे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो, काउंटर टेरर ग्रिड हो, सब पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और सर्च अभियान बाकी कई इलाकों में जारी है ताकि आतंकवादी बिल्कुल भी शहर की ओर या किसी ऐसे इलाके की ओर ना आए, कोई ऐसी गड़बड़ी फैला ना सके। तो 15 अगस्त की तारीख आने वाली है, उससे पहले देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह की गतिविधियां सामने आने वाली है। अनंत, ओवर टू यू। तमाम खबरें हमने देखी, लेकिन खबरों की सेंसेक्स में सबसे ऊपर खबर कौन सी है? बिल्कुल कंचन, दर्शकों को बताते हैं कि अब तक की जो खबरें दिखी, अब तक जो खबरें रही थी, उनका ऑर्डर क्या था, कौन सी खबर ऊपर थी, कौन सी खबर नीचे थी, वो जरा ग्राफिक के जरिए दर्शकों को हम दिखा देते हैं। खबरों के सेंसेक्स में अभी तक का जो ऑर्डर रहा था वो क्या था? दिल्ली में 6 साल की बच्ची से रेप, नारी शक्ति को जो प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया उसकी बात कर रहे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री पर सवाल जो उठाए गए, उसको लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द इस मामले में प्राथमिक जांच की जाए। कांग्रेस जो आज शांति प्रदर्शन करने वाली है, तो ये दोनों रैंक्स आपको दिखा रहे हैं कि जो पुरानी जो खबरों का जो ऑर्डर था वो क्या रहा, और खबरों के सेंसर्स में अपने तमाम सहयोगियों के साथ जुड़ने के बाद, उनसे खबर लेने के बाद खबरों की प्राथमिकता कैसे तय की गई टाइम्स ऑफ भारत पर, वो आपको दिखा रहे हैं कि पुरानी रैंक क्या थी और नई रैंक क्या थी।